मुझे वो स्टोरीज पसंद है जो लंबे टाइम तक चलता है। एक होता है कि आप कहानी चल रही है कि हाँ प्रेजेंट में ये हुआ फिर ये हुआ, और एक है आप बहुत टाइम लगा मुझे वर्ड सीखने के लिए, पूछने तो दे। वेट करता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो खुद भी फॉलो अप नहीं करता था, एक साल निकल जाता था। एक वर्ड होता है इसको कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, लेकिन तुमने इसका ग्रेटिफिकेशन के लिए 6 साल वेट किया। एक महल हो सपनों का। मेरे हाथ में एक किताब है जिसको मैंने पहली बार जब देखा था तब ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में थी। तो मेरे मित्र हैं विकास अरुण पारिक, इन्होंने मुझे वो पहली बार नमस्कार कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट पे। उन्होंने मुझे ये किताब 2017 में दी थी, नहीं या 18 में दी थी, 15 या 16 में दी थी। तब मैंने पहली बार पढ़ी थी वो किताब। और मुझे याद है कि एक बार में शायद पढ़ गया था ये। मैं किसी जर्नी पे जा रहा था, मैंने अपने मोबाइल पे बस इसमें भेजा था कि आप देख मैंने कुछ लिखा है कैसा है, मैं पढ़ता रह गया था। उसके चंद सालों के बाद मैंने इसको फिजिकल फॉर्म में देखा। 6 साल लग गए रिलीज होने में। 6 साल लगे। 3 साल एजेंट के पास पड़ गई, 3 साल पब्लिशर के पास। पूछने तो दे। हाँ, तो उसके करीबन 6 साल बाद मैंने इसको फिजिकल फॉर्म में देखा। तो आज मैं इससे डायरेक्टली पूछूंगा कि इसकी ये जर्नी कैसी रही। काफ़ी चीज़ें हैं इस किताब के बारे में जिसके बारे में मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो पहली चीज़ ये, व्हाट मेड यू राइट दिस बुक? एज अ स्टोरी फॉर्मेट मुझे वो स्टोरीज पसंद है जो लंबे टाइम तक चलती है, मतलब जनरेशनल स्टोरीज। एक है ना, बचपन में हम लोग ननिहाल जाते थे, हमें जबरदस्ती टीवी देखना पड़ता था जब भी तो वो सीरियल चलते थे। तो एक सीरियल था एक महल हो सपनों का, पता नहीं मतलब 90s अर्ली 90s में था। उसमें क्या एक परिवार की कहानी थी, लेकिन वो बहुत लंबी कहानी थी। मतलब मुझे ऐसा ध्यान है कि मैं ननिहाल जाता था 2 महीने टीवी देखता था, अगले साल जब मैं जाता था तब भी मुझे वही सीरियल दिखता था, और फिर अगले साल जाता था तो आई थिंक 4 साल चला वो सीरियल। तो मुझे ऐसा लगता था कि कहानी ना लंबी होनी चाहिए, जनरेशनल होनी चाहिए। तो मुझे, और मेरे दिमाग में हमेशा था कि मुझे जनरेशनल कहानी लिखनी है जहाँ पे ग्रैंड मदर है, मदर है और बच्चा है। तो ये तो पहला मोटिवेशन था। फिर दूसरा ये था कि अब मैं इनको कनेक्ट कैसे करूं, क्या है। तो मैं ना पेरेंटल वुंड्स जो होते हैं, एक माँ बाप के किए हुए जो एक्शंस है बच्चों को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, इस फिलॉसफी को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ शुरू से ही। कि पेरेंट्स परफेक्ट नहीं होते, बच्चे परफेक्ट नहीं होते, वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जो दादा ने डिसीजन लिए वो पोते के ऊपर या बच्ची के ऊपर कैसा इम्पैक्ट करेंगे। तो ये दो थे ड्राइवर। अब इन दोनों को कहानी में डालना है। अगर मैं सीक्वेंशियल कहानी चालू करता 1947 से या फिर 1930 से 5 साल 10 साल 5 साल, तो वो क्या है बोरिंग हो जाता। तो फिर वो लेटर्स का कंसेप्ट आया दिमाग में। ये मैं पूछना चाह रहा था कि इस किताब की एक बहुत यूनिक बात ये है कि आपको कहानी ये चिट्ठियों के माध्यम से सुनाई जाती है, और वो बहुत यूनिक तरीका जो मैंने इससे पहले नहीं देखा था। वो थॉट कहाँ से है? सो ये इसे कहते हैं एपिस्टोलरी नॉवल। एपिस्टोलरी बहुत टाइम लगा मुझे वर्ड सीखने के लिए। तो इसे कहते हैं एपिसोड है और भी बहुत सारी हैं। ड्रैकुला डायरी एंट्रीज थी, पर्क ऑफ बीइंग वॉरफायर रिसेंटली आई है, जेन ऑस्टिन की थोड़ी नॉवेल्स भी इस तरीके से लिखी गई है। तो है बहुत सारी नॉवेल्स जो कि लेटर्स के फॉर्मेट। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को लिखी थी, लेकिन वो पॉलिटिकल था, वो नॉन फिक्शन था बेसिकली, ये फिक्शन है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे लेटर्स के थ्रू एक नॉवल लिखी गई है। तो इसमें जैसा मैंने बोला कि सीक्वेंशियल कहानी अगर मैं लिखता तो वो बोरिंग हो जाती, मतलब सिंपल ड्रामा हो जाता। तो मैंने इस तरीके से लिखी है कि जो रीडर है और जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, वो दोनों साथ साथ जर्नी पे जा रहे हैं। उन दोनों को साथ में वो 1947 गए, तो आप जब रीडर पढ़ रहे हो तो आप भी 1947 में उस कैरेक्टर के साथ ही जा रहे हो कि क्या हुआ देखने के लिए। तो इस तरीके से कहानी चलती है। इसमें एक चीज़ अच्छी लगती है कि बहुत कुछ चिट्ठियों में पढ़ने के बाद रिवील होता है। एक होता है कि आप कहानी चल रही है कि हाँ प्रेजेंट में ये हुआ फिर ये हुआ, और एक है आपको ये सब चीज़ें चिट्ठियों के माध्यम से पता चलती है। तो आई थिंक रीडर जो होता है इस किताब में एक चीज़ अच्छी कि रीडर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। वो जब पढ़ रहा होता है कि हाँ इसने अपनी माँ की चिट्ठी पढ़ी या अपनी नानी की चिट्ठी पढ़ी, तो उसको कुछ पता चला जो उसको पहले से पता नहीं था। फिर उसने उसके ऊपर किसी से डिस्कस किया, फिर नेक्स्ट चिट्ठी पढ़ी तो उससे उसको कुछ और पता चला। तो ये एक रेवलेशन जो होता है ना कि हाँ अब कुछ रिवील होगा, ये बहुत अच्छा मुझे हुक लगा इसका। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब बताओ, व्हाट टुक इट 6 years टू कम आउट? सो एक नेशनल नवंबर राइटिंग मंथ होता है हर साल। नेशनल नवंबर राइटिंग मंथ एक ऑर्गेनाइजेशन है, आई थिंक यूएस की है,
वो क्या करती है, बोलती है आप 50,000 वर्ड्स लिखो एक मंथ में, नवंबर में 50,000 वर्ड्स लिखो, नवंबर मंथ में आप हाँ, 50,000 वर्ड्स लिखो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा, कुछ भी नहीं है, नॉन मतलब आपको पैसे नहीं देने हैं, आपको पैसे मिलेंगे नहीं अगर आप लिख लोगे तो, ये खुद के मोटिवेशन के लिए, ड्राइव के लिए कि आप लिख पा रहे हो। तो 2015 नवंबर में मैंने ये किताब लिखी कि 50,000 वर्ड्स उसी महीने लिखे थे। इस किताब में 72,000 वर्ड्स हैं। अच्छा, तो 50,000 तो मैंने उसी में लिख लिए। फिर नवंबर खत्म हो गया तो दिसंबर जनवरी तक तो मेरी नॉवल खत्म हो गई। तो मतलब ये तुमने किताब लिखनी चालू करी नवंबर में और जनवरी तक खत्म हो गई, मतलब 3 से 4 महीने के अंदर पूरी। हाँ, मतलब नवंबर में 50,000 खत्म हो गए, दिसंबर में और जनवरी में, और जो बाकी के 25,000 थे वो खत्म हो गए। और किताब जनवरी में मैंने एडिटर को दे दी। अच्छा, मतलब मेरी सारी किताब थैंकफुली एडिट करता है नील डिसिल्वा। अच्छा, तो मेरे को फुल ट्रस्ट है, तो जो भी मैं लिखता हूँ उसको दे देता हूँ, तो वो बढ़िया उसने एडिट कर दी किताब। फिर मैंने इसको दिया एजेंट को, क्योंकि उस टाइम तक क्या हो रखा था, उस टाइम तक मेरी 3 किताबें आ रखी थी सेल्फ पब्लिश्ड। और मेरे को ऐसा लगता है अभी भी कि अगर आप ऑथर हो और आपकी क्रेडिबिलिटी आपको बनानी है एज ए ऑथर, तो आपको ट्रेडिशनली पब्लिश होना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने एजेंट को दे दी, बुक बेकर्स, सोहेल माथुर को मैंने किताब दे दी। और मैंने दे दी बस। ये कब दिया आपने? ये मैंने 2017 में दी। तो एडिटिंग में कितना टाइम लगा? जैसे 70,000 एडिटिंग में तो कम टाइम लगा। तो मैं सोच रहा था ना कि मैं पब्लिश कर दूं, सेल्फ पब्लिश कर दूं, या फिर ट्रेडिशनल पब्लिशिंग के लिए जाऊं, तो एडिटिंग में 2-3 महीने लगे होंगे। तो मतलब जून जुलाई 2016 तक रेडी हो गई थी, लेकिन वो मेरे पास ही पड़ी रही क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा था खुद। फिर मुझे समझ में आया कि खुद तो नहीं मिलेगी, कोई पेंगुइन वाला या फिर रूपा वाला कोई आने वाला नहीं है। फिर मैंने ना एजेंट नील ने सजेस्ट किया, इनफैक्ट नील डिसिल्वा ने सजेस्ट किया, सोहेल माथुर का नाम, बुक बेकर्स एजेंसी है उनकी। बहुत अच्छा काम है उनका, और 1000 ऑथर्स की किताबें निकाल चुके हैं। तो मैंने उनको किताब दी। अब मैंने किताब दे दी, वो भी अपने प्रोसेस, जो भी उनका प्रोसेस है वो अपना प्रोसेस कर रहे थे, मैं भी अपना आराम से बैठा था। मुझे जल्दी नहीं थी, मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि मेरी किताब अगर 1 साल में नहीं आएगी तो मैं सेल्फ पब्लिश कर दूंगा। मैं बोला लेके रहो, बैठे रहो। मतलब सक्सेस इज अ बोरिंग प्रोसेस आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। हाँ, जो भी है, तो मतलब हाँ सही है। तो वो उन्होंने लिए 3 साल। 3 साल 2020 अगस्त में। 3 साल तक वो क्या कर रहे थे होगा नहीं जाने। अच्छा। लेकिन जो भी किया अच्छा ही किया। एंड में मुझे पब्लिशर मिला 2020 अगस्त में, विश्वकर्मा पब्लिशर पुणे में। मतलब किताब से बढ़िया पब्लिशर, मतलब बहुत ही सपोर्ट। मतलब पब्लिशर के बारे में हम बाद में कभी बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बढ़िया चीज़ हुई है इस किताब के लिए वो ये है कि मुझे बहुत अच्छा पब्लिशर मिला। पब्लिशर कैसे अच्छा हुआ है, कब डिस्ट्रीब्यूशन करेगा या फिर आपका सपोर्ट करेगा, जो भी आप करना चाहते हो, कहना चाहते हो, सुनना चाहते हो। तो मतलब बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। लेकिन फिर उन्होंने भी 3 साल लिए। अच्छा। 2020 अगस्त में मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि हम 1 साल में निकाल देंगे, लेकिन फिर कोविड आ गया। कोविड के बाद बैकअप हो, क्योंकि क्या है पब्लिशर का कैसा रहता है ना कि वो किताब रिलीज का स्केड्यूल रहता है। अगर आपका कोविड के कारण 1-1.5 साल का लॉकडाउन हो गया तो वो बैकलॉग क्रिएट हो गया। तो इसलिए वो 20 अगस्त से 23 अगस्त पहुंच गई। फिर 23 अगस्त को रिलीज हुई, और अभी 1 महीने बाद ये 23 अगस्त 2023 को रिलीज हुई है। 21 अगस्त 2023 को रिलीज हुई है। अच्छा, तो आपने लिखनी चालू करी 2016 में, खत्म की 2017 में, एडिटिंग भी 16 जनवरी को खत्म हो गई। 15 में आपने लिखनी चालू की, 16 में ये खत्म हुई। आपने एजेंसी को दिया, 2017 में एजेंसी को दिया। लेकिन जो आपका टाइम था जब आपने इसको लिख लिया था, तो मैं अपने लिए भी और बाकी जो लोग लिखते हैं उसके लिए भी सलाह पूछूंगा कि आप जब लिखना खत्म कर देते हो तो आपको एक अकम्पलिशमेंट की आपको एक भावना आती है, हाँ यार मैंने खत्म कर दिया। तो उस टाइम पे एक ईगरनेस होती है कि यार चलो लेट मी पुट इन द मार्केट, और उसके लिए आपको 6 साल वेट किया आपने। तो ये पेशेंस कैसे आया आपने? यार पेशेंस नहीं था एक्चुअली, क्योंकि मैं उससे पहले सेल्फ पब्लिश बुक्स निकाल चुका था। और मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि इंडिया में साल में 90,000 बुक्स निकलती है, जिसमें से केवल 10% 1000 का सेल काउंट क्रॉस कर पाती है। तो अगर मैं और उन तीनों किताबों से मुझे केवल डिसअपॉइंटमेंट मिला था। मतलब जिन्होंने किताब पढ़ी थी बोल रहे थे बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों ने पढ़ी नहीं, क्योंकि सेल्फ पब्लिश ऑथर की कोई वैल्यू नहीं है इनहेरेंटली। अगर वो बहुत मेहनत करते हैं और अपना बहुत नाम करते हैं तो वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट नहीं है। अगर आपने किताब निकाली तो, क्योंकि 2015 से पहले मुझे बुक मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, तो मैं सोचता था कि भाई मैंने लिखी तो दुनिया पढ़ेगी। ऐसा हुआ नहीं, किसी ने नहीं पढ़ी। तो मेरे को है ना वो था कि मुझे पब्लिशर ही चाहिए,
ट्रेडिशनल पब्लिशर ही चाहिए ताकि वो मेरे को एक स्टैम्प मिल जाए कि ये ऑथर है, ये सही ऑथर है। इसीलिए मैं वेट करता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो खुद भी फॉलो अप नहीं करता था, एक साल निकल जाता था। तो जैसे 3 साल बाद जब ये खबर आई कि हाँ एक पब्लिशर मिल गया है, तो क्या था, वो एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज थी या कैसा था? बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, आउट ऑफ द ब्लू। मुझे तो लगा था पता ही नहीं क्या चल रहा है, मैं भी खुद भी भूल गया था। मतलब 3-3, 4-4 महीने तो मुझे ही याद नहीं रहता था मैंने मैन्युस्क्रिप्ट दे रखी, क्योंकि 3 साल इज अ वेरी बिग पीरियड, कोई भी भूल ही जाएगा। लेकिन बस मेरा ये था कि मुझे ट्रेडिशनल पब्लिशर चाहिए, और थैंकफुली सोहेल ने बहुत अच्छा पब्लिशर ला के दिया। आई एम वेरी हैप्पी। मतलब व्हेन आई लुक बैक नो, मुझे रिग्रेट नहीं है, मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ मिस किया। बहुत अच्छा है जो भी है। इसकी जो एडिटिंग हुई थी, पहले तुमने बताया 2016 में तुमने इसकी एडिटिंग करवा ली थी, फिर जब पब्लिशर के पास आई 3 साल के बाद, क्या ये फिर से भी एडिट हुई थी? हाँ, तो अच्छी बात भी है और थोड़ी नेगेटिव बात भी है। मैंने इसकी एडिटिंग कराई नील डिसूजा से। मतलब मैं आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ, और उसके बियॉन्ड मैं किसी को देखता भी नहीं। लेकिन जब पब्लिशर के पास गई, पब्लिशर की अपनी टीम है, उन्होंने इसको दोबारा एडिट करवाया, और फिर मैंने नील को भेजा, भाई इन्होंने तो पूरी किताब लाल कर दी, क्या हुआ? तो उसने मुझे बोला कि ऐसा नहीं होता, सब एडिटर का अपना लिखने का तरीका होता है, बात करने का तरीका होता है, लैंग्वेज का, वर्ड यूसेज का तरीका होता है। तो उन्होंने किया। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि उन्होंने जो एडिट किया, एडिटर, पब्लिशर के एडिटर ने जो एडिट किया, वो इतने राउंड्स के बाद भी वो सही नहीं निकल पाया। अच्छा। तो जब किताब रिलीज हुई तो इसमें फिर भी 2-3-4 गलतियां रह गई, और रीडर्स क्या है, बहुत कीन आई रहती है। अगर आपकी एक गलती भी निकल जाए ना, तो वो आपका पूरा मूड खराब कर देती है। तो इसका जो इनिशियल प्रिंट था 300 कॉपीज का, उसके बाद मैंने पब्लिशर को बोला कि अब रुको, इसको दोबारा एडिट, प्रूफ रीड करवाते हैं, और उसमें जो भी 1-2-3-4 गलतियां हैं उसको हटाते हैं, और फिर दोबारा से ये पब्लिशर ने, ही वाज सपोर्टिव ऑफ दिस। बिल्कुल सपोर्टिव, 100%। तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपका पब्लिशर सपोर्टिव है तो एज एन ऑथर आप बहुत आगे जा सकते हो। अच्छा, जब इसको आगे जाने की बात कर सकते हैं, तो बस कुछ फिगर्स पूछना चाहूंगा। हाँ, ये किताब कितने की है? ये किताब अभी 270 रुपीज की है इंडिया में, अमेजोन पे। 220 की बुक है, और आई थिंक 50 रुपीज डिलीवरी चार्ज है, तो 270 की पड़ती है। जब ये पब्लिश हुई थी तब ये 400 की थी। अच्छा। और यहाँ पे भी क्यों, सी नए पब्लिशर का कैसा रहता है ना, नया ऑथर है, कम से कम प्रिंटिंग कॉस्ट तो निकल ही जाए, 500, 300, 500 अपने दोस्तों में बेच लेते हो, तो वो लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेते, अंडरस्टैंडेबली, राइट? एकदम एग्री करता हूँ मैं अप्रोच से। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हाँ ये 1000 क्रॉस किया है, 2000 क्रॉस किया है, 3000 क्रॉस किया है, तो उन्होंने, वो एकदम एडजस्टेबल थे, उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आप मतलब एक रीजनेबल फिगर रख लेते हैं अपन, जो भी सबको मैच कर रहा है कि अमेजोन अपना कमीशन ले रहा है, पब्लिशर अपना ले रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर अपना ले रहा है, मुझे अपनी रॉयल्टी मिल रही है, तो सब मिला जुला के एक फिगर निकल के आया जो कि 220 था। अच्छा, तो ये इसकी कितनी कॉपीज बिक चुकी है? इस किताब की एज ऑफ टुडे 4800 कॉपीज बिक चुकी है। मेरा फुल टारगेट है कि 1 महीने के अंदर, जब 21 तारीख आएगी, एक्चुअली ये पॉडकास्ट शायद बाद में आएगा, जब भी आएगा, मतलब बेसिकली साल खत्म होते होते मुझे 5000 टच करना है। तो एज अ न्यू ऑथर ये अच्छा फिगर है, लेकिन नेशनल बेस्ट सेलर का टैग 10,000 का ही मिलता है, तो अभी भी मैं केवल 50% मार्क पे ही पहुंचा हूँ। नहीं, इसके में अच्छा, इसको बेचने के लिए तुमको इसका फीडबैक क्या आता था जब तुम इसको किसी को बेचे हो, या और रीडर्स ने इसका क्या फीडबैक दिया है? और स्पेशली इसका जो टाइटल है, लेटर्स टू माई मदर, ये पढ़ के लोगों ने क्या कहा कि क्या ये तुम्हारी मदर के बारे में है? अच्छा, ऐसा हुआ है? बिल्कुल ऐसा हुआ है। एक्चुअली मैंने बाद में रियलाइज किया है कि इसका टाइटल दूसरा होना चाहिए था, क्योंकि लेटर्स टू माई मदर एक नॉन फिक्शन सेंस देता है। ऐसा सेंस देता है जहाँ पे रीडर्स ने आके मुझे बोला कि तुम्हारी माँ का, तुमने लिखेंगे तुम्हारी माँ के लिए लेटर्स, तो फिर मुझे ना समझाना पड़ता है, नहीं फिक्शन है, एपिस्टोरी है, लेटर्स के थ्रू फैमिली स्टोरी है, ड्रामा है, ये सब, तो मुझे ना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है इसको सेल करने के लिए। पर ये लर्निंग है। नहीं, मुझे तो इसका टाइटल बहुत पसंद आया, और एक तरह से चिट्ठी एक अलग माध्यम, माँ एक अगेन एक इमोशनल अटैचमेंट, तो हर कोई ये पता है कि हाँ लेटर्स टू माय मदर, तो मुझे लगता है कि इसका टाइटल बहुत अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। ऑफ कोर्स यू एज एन ऑथर एंड द मार्केटिंग टीम कैन थिंक एनीथिंग। इसके कवर के बारे में मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ। इसका कवर एक्चुअली बहुत सुंदर लगता है मेरे को। इसमें एक स्टैम्प है, इसमें कुछ एक चिट्ठी के लिखने का शुरू का है, एक फूल है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताओ। सो ये कवर इज बुक बेकर्स डन, मतलब बुक बेकर्स ने ये कवर बनवाया था। तो ये आपके पब्लिशर ने नहीं किया? नहीं, तो मेरे पब्लिशर ने आउटसोर्स किया एजेंट को। अच्छा। तो
पब्लिशर ने आउटसोर्स किया एक्टिविटी एजेंट को, उन लोगों ने बनाया है। इनफैक्ट सोहेल ने मुझे कवर बना के दिया था, और मुझे कवर एक्चुअली अच्छा नहीं लगा था। अच्छा, मेरे दिमाग में कुछ और इमेज थी। जैसे यहाँ पे कवर पे लिखा हुआ है डियर माँ, आई डोंट नो इफ आई कैन फॉरगिव यू। तो ये क्या है, इस पूरी बुक की थीम है। तो ऐसा ही कुछ था, थोड़ा बहुत मिलता जुलता, लेकिन सोहेल ने बोला कि नहीं, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये कवर अच्छा है और चलेगा। तो फिर अल्टीमेटली हमने ये डिसाइड किया। sometimes you have to leave it to the experts. एग्जैक्टली, समटाइम्स वी हैव टू लीव इट टू द एक्सपर्ट्स। लेकिन इस कवर के मुझे मिक्स रिव्यूज मिले हैं। मतलब आई वुड से 80% पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ लोग, एक दो लोग आके बोले हैं कि कवर नहीं है सही। तो बेसिकली ये क्या है, एक लर्निंग है मेरे लिए तो डेफिनेटली, कि टाइटल और आपका कवर कैसा होना चाहिए। तो जो भी मेरी नेक्स्ट बुक होगी ना, उसके ऊपर मैं ज्यादा ध्यान दूंगा, या फिर सोहेल को दे देंगे, वो ज्यादा ध्यान देगा। So you can actually judge a book by its cover. Or people judge definitely. It looks like a non-fiction, even though it's a fiction, वो non-fiction जैसा लगता है। आपने पूछा था रीडर्स का क्या फीडबैक है। तो जिसने भी किताब पढ़ी है, कोई भी आके, किसी ने आके बोला नहीं है कि उन्हें अच्छी नहीं लगी है, सबने आके बोला है बहुत अच्छी लगी है। इनफैक्ट लोग बहुत इमोशनली अटैच भी हो गए कैरेक्टर से। लेकिन मैं नेगेटिव फीडबैक के बारे में बात करता हूँ। तो एक फीडबैक मुझे जो लगा, जो मुझे लेना चाहिए नेक्स्ट बुक में, वो ये है कि जनरेशन वाइज जो ये लेटर्स चल रहे हैं, इनके फॉर्मेट में थोड़ी सिमिलैरिटी है। तो मतलब जो आप 1940-50s में लेटर्स लिखते थे, या फिर 70s-80s में लिखते थे, या फिर 2000 में लिखते हो लेटर्स, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए था। अच्छा, भाषा का, लैंग्वेज का डिफरेंस। तभी क्या, कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं, कैरेक्टर्स की थिंकिंग डिफरेंट है, उनके गोल्स डिफरेंट है, तो वो चीज़ है ना, थोड़ी सी छूट जाती है। लेकिन जो एकदम कीन रीडर है ना, उसको ये समझ में आएगा कि ये थोड़ा सा कंसिस्टेंट है। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा एक अच्छा लर्निंग था। नहीं, दिस इज अ वेरी गुड फीडबैक। वेरी गुड। अगर कोई 1947 का कैरेक्टर चिट्ठी लिखता है, तो उसकी शब्दावली करंट प्रेजेंट के राइटर से या लेटर राइटर से डिफरेंट होगी। बाकी मैं बहुत खुश हुआ था जब ये किताब आई थी फाइनली, क्योंकि मैंने कहा कि मैं भी बहुत खुश हुआ, शायद मैं इसका फर्स्ट रीडर था, वन ऑफ द फर्स्ट रीडर। बिल्कुल, और तुम्हारा नाम भी एक्नॉलेजमेंट में। अच्छा, थैंक यू यार, मैंने पढ़ा नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ये जो किताब है, ये तुमने एक्चुअली रीडर्स को काफी पसंद आई है। बहुत पसंद आई है। मैंने तुम्हारे बहुत सारे ऐसे ऑथर इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें लोगों ने फीडबैक दिया। तो एक ये भी पूछना चाहता हूँ कि एक वर्ड होता है, इसको कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लेकिन तुमने इसका ग्रेटिफिकेशन के लिए 6 साल वेट किया। उसके बाद जो भी आ रहा है वो इंस्टेंट नहीं है, वो 6 साल की मेहनत है उसके पीछे। तो वो जब आता है आपके सामने, आपके पास एक आदमी फीडबैक लेके आता है कि यार मुझे ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, तो एक कनेक्शन पैदा कर देता है, तो और एक एक्सपेक्टेशन भी पैदा कर जाता है। तो इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है आप लोगों से? क्या इसका सेकंड पार्ट आ रहा है या क्या होने वाला है? सो लेटर्स टू माय मदर का 2 पार्ट और आ रहे हैं। अच्छा। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नेक्स्ट ईयर जैसा भी होगा, पार्ट 2 पार्ट 3 आएंगे, क्योंकि ये भी क्लिफ हैंगर पे एंड होता है। फीडबैक का बात किया, एक्चुअली जो मैं पीछे के 6 साल देखता हूँ ना, वो मेरे लिए ब्लैक बॉक्स है। मतलब मुझे दिखता ही नहीं है वो 6 साल, तो मतलब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अभी मैं रिसेंटली 2 दिन पहले ही एक रिव्यू पढ़ रहा था जो अमेजोन पे किसी ने छोड़ा था मुझे बिना बताए, या मतलब मुझे पता नहीं किसने छोड़ा था। बहुत अच्छा, मतलब ऐसा कि मैं परेशान हो रहा था, थोड़ा सा स्ट्रेस में था, मेरा रिव्यू पढ़ के दिमाग अच्छा हो गया। मतलब इतना अच्छा रिव्यू था वो। तो इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, थर्ड पार्ट भी आएगा, तो कहानी अभी आगे है। सो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। हम सब वेट कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट आने का। बिल्कुल। थोड़ा आइडिया दे दो सेकंड पार्ट कब तक आएगा? नेक्स्ट ईयर तुम बता रहे हो। हाँ, मतलब टारगेट तो था इस साल का, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो आ ही जाएगा। ठीक है, चलो कांग्रेचुलेशंस। हम लोग देखेंगे, हम वेट करेंगे इस किताब को पढ़ने का। तो रिकमेंड करो लोगों को। देखो, मेरे रिकमेंडेशन ये है कि देखो, अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो, अगर आपको परिवार के संबंधों के बारे में, की जटिलताओं के बारे में कुछ पढ़ना है और कुछ जानना है, इसको पढ़ के तुमको कई बार अपने बारे में भी कुछ पता चलता है, अपने रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। तो ये किताब उस हिसाब से आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। हर माँ को पढ़नी चाहिए, हर बेटी को पढ़नी चाहिए, और हर एक इंसान को जो रिलेशनशिप को महत्वपूर्ण दर्जा देता है अपने जीवन में, उसको पढ़नी चाहिए किताब। थैंक यू वेरी मच।